अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ और बात ये बतानी है आप लोगों को कि हम लोग जो मज़दूर तबका यूएई में रहता है, तो उनको जब यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस वो उनको मिलती है और उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं, लेकिन जो सबसे नीचे वाली होती है वो बेसिक होती है। सबसे कम उसमें पैसे लगते हैं और मेरा ख्याल है उसके 1500 दिरहम साल के लगते हैं। और कंफर्म नहीं है, हो सकता है इससे कुछ कम भी लगते हों, लेकिन हो सकता ये मुझे पता चला है कि 1500 दिरहम लगते हैं। तो बेसिक इंश्योरेंस में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, वहाँ पर नॉर्मल जो है वो 20 दिरहम 20 दिरहम जो है डॉक्टर आपके चेकअप के, आपसे मिलने के, अपॉइंटमेंट के पैसे वो लेता है। मतलब डॉक्टर क्या लेता है, वो अपना गवर्नमेंट अस्पताल लेता है, क्योंकि डॉक्टर को भी तो वो पे करते हैं ना, फिर वो इमारत बना के बैठे हैं, सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है उन लोगों ने। और अगर कोई स्पेशल डॉक्टर है, स्पेशल है किसी चीज़ का, तो वो 30 दिरहम 30 दिरहम वो लेते हैं। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आराम से बिल्कुल आपको देखता है, आपकी बात सुनता है, चेकअप करता है और आपको कुछ मशवरा देता है, आपसे कुछ पूछता है। वो काफ़ी टाइम लगाता है, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी पौना घंटा भी लग जाता है। डॉक्टर जब तक अच्छी तरह आपकी बात को सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, आपको डिसीजन वो दे नहीं सकता, कोई मेडिसिन लिख के नहीं दे सकता, आपको आगे रेफर नहीं कर सकता। ये सारा प्रोसीजर यहाँ पर है। तो मेरे साथ मसला ये था कि मैं जो है वो वर्जिश करता हूँ, तो वर्जिश करने की वजह से मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर मेरे पट्टों में खिंचाव है, मुझे पेन हो रहा है दिल वाली साइड पर। तो मुझे शक तो यही था कि ये पट्ठों की वजह से हो रहा है, ये वर्जिश करने की वजह से हो रहा है। इससे पहले मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं परहेज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल है। फिर मेरी शुगर जो है वो, क्योंकि मुझे शुगर भी है, तो मेरी शुगर जो है वो काफ़ी टाइम तक तो नॉर्मल नहीं थी, लेकिन मैंने परहेज़ बहुत ज़्यादा किया, तो मेरी शुगर भी अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर में जब मैंने टेस्ट करवाए थे, तो वो नॉर्मल आई थी। अच्छा, टेस्ट जो मैं करवाता हूँ ना, हर 3 महीने बाद टेस्ट करवाता हूँ, उसमें ना पूरे 3 महीने का एक फ़िगर आ जाता है कि पूरे 3 महीने में आपकी शुगर लेवल क्या रही और आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या रहा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। मुझे ज़्यादा तफ़सील मालूम नहीं है, इसलिए तफ़सील बता भी नहीं सकता। अच्छा, जो मैं टेस्ट करवाता हूँ 3 महीने बाद, वो उसके जो है वो मुझसे 10 दिरहम लेते हैं और वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट भी मिल जाती है फ्री में। और आप डॉक्टर के पास जाएँगे, जिस दिन आपने रिपोर्ट करवाई है ना, उस दिन को शामिल करके मज़ीद 2 दिन और होते हैं, यानी कि दूसरे दिन आपकी रिपोर्ट आ जाती है। और दूसरे दिन या तीसरे दिन आप जाएँगे और अपनी रिपोर्ट हासिल करें या ना करें, आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास भी जाके बात कर सकते हैं। रिसेप्शन पे आप जाके बताएँगे कि भई मेरी रिपोर्ट हुई थी और ये फलाँ दिन मेरी रिपोर्ट हुई है, फलाँ तारीख को, और मैं ना अपनी रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर से बात करने आया हूँ। तो आपकी कोई फ़ीस नहीं है, आप डायरेक्ट जाके डॉक्टर के पास जाके बैठ के बात कर सकते हैं। अगर डॉक्टर के पास कोई पेशेंट नहीं है, तो आपको वो ले जाएँगे और आपको डॉक्टर से मिला देंगे। अगर कोई पेशेंट है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर के बाद आपको डॉक्टर के पास जाएँगे, तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखेगा, आपको बताएगा आपकी रिपोर्ट में ये चीज़ें आई हैं, आप नॉर्मल हैं या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर डिस्कस करेगा, आपको सारी बात बताएगा और आपको परहेज़ बताएगा, एहतियात बताएगा, क्या चीज़ें छोड़नी है, क्या चीज़ें करनी है, वो सब बताएगा। अच्छा, उसके अलावा हम खुद भी ये जान सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि भई अगर मुझे ये तकलीफ़ है, जैसे मुझे शुगर है, तो मुझे शुगर में कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर हासिल करनी चाहिए, और डॉक्टर से आप मालूम कर सकते हैं मुझे कौन-सी टाइप की शुगर है, वो बताएगा आपको। टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, कौन-सी आपको शुगर है, वो बताएगा आपको। तो मुझे टाइप 2 है, अमूमन लोगों को टाइप 2 होती है, 70-80% 85% लोगों को टाइप 2 होती है, डायबिटीज़। तो उसमें क्या-क्या एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या परहेज़ करना है, किस तरीके से खाना है, सारी चीज़ें डॉक्टर बताता है। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी डॉक्टर्स की वीडियोज़ मौजूद हैं इंडिया, पाकिस्तान के, जो उर्दू, हिंदी में दस्तयाब हैं। आप वहाँ से अपनी मालूमात ले सकते हैं और उसके मुताबिक आप अमल करने की कोशिश कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी मालूमात होती है। हुआ ये कि मेरा एक अपॉइंटमेंट था और मुझे कार्डियोलॉजी जो है क्लिनिक में जाना था, तवाम हॉस्पिटल में। ये जहाँ मैं रहता हूँ, छोटा-सा शहर है, छोटा-सा गाँव है, 2 ढाई सौ घर हैं, 300 घर हैं।
यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है बस में। एक शहर है अलेन, वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचकर फिर एक और बस बदलनी पड़ेगी आपको, फिर 2 घंटे का सफ़र है, तकरीबन पौने 2 घंटे का सफ़र है। फिर आप हॉस्पिटल में पहुँचेंगे, फिर जो आपका अपॉइंटमेंट है आप वहाँ जाएँगे। तो वहाँ जाने के बाद आपको अपना अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप मोबाइल में दिखाएँगे कि भई ये मेरा मैसेज आया है और ये मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ फलाँ फलाँ, वो देख लेंगे। आपको बोलेंगे बैठ जाइए। आप आपको वहाँ पर मशीन लगी हुई है एक, जैसे एटीएम मशीन नहीं होती, इस तरह की मशीन लगी हुई है। उस मशीन में आपको अपना आईडी कार्ड डालना है, एक पर्ची निकालनी है। उस पर्ची में आपको नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिले 30, 32, 34, जो भी नंबर आपका मिलेगा वो आपको नंबर, आप अब आप बैठ गए आप। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, कंप्यूटराइज़ वॉइस आती है कि भाई 35 नंबर, काउंटर नंबर 13, काउंटर नंबर 15, जो नंबर है आपका वो आप देखें, आपका नंबर है RT103, काउंटर नंबर 30, प्लीज़ कम, वो अरबी इंग्लिश में बोलता है। आप उस काउंटर पे जाएंगे, कंप्यूटर पे खातून बैठी, आप उनको बताएंगे अपना नाम, अपना आईडी देंगे उनको, तो वो एक, आप जो जो आपने कब मशीन में से स्लिप निकाली है ना, जो अपना आईडी लगाया था, उसमें आपको एक स्लिप मिली थी, उसमें नंबर लिखा हुआ आपको कि भाई आपको 35 नंबर मिला है। वो जब आप उस खातून को देंगे ना पर्ची, उस पर्ची को देखकर वो अपना एंट्री करेगी, सारा कुछ डेटा आपका लिखेगी और लिखकर आपको बताएगी कि भाई आपको किस तरफ जाना है, कौन से डॉक्टर के रूम में कौन सा नंबर कमरा है, वहाँ आपको जाना है। अच्छा, वहाँ पर हेल्पर भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो उनके ज़रिए भी आपको भेजा जा सकता है मतलूबा डॉक्टर के कमरे में। अस्पताल बहुत बड़ा है, उसके अंदर राहदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रूम बहुत ज़्यादा है, ऊपर नीचे अस्पताल है, 3 मंजिला अस्पताल बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे गया था मैं, और अस्पताल अच्छा है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त अस्पताल है, कोऑपरेटिव लोग हैं। आप जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि आपको कहाँ जाना है, कार्डियोलॉजी लॉजी क्लिनिक कहाँ पर है, अस्पताल इतना बड़ा है, चलते चलते थक जाता बंदा उसके अंदर। तो आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को बोलेंगे या किसी भी नर्स को बोलेंगे, जो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या किसी भी काउंटर में किसी भी रूम में आप जाके, मतलब मुख्तलिफ क्लिनिक बनी हुई है, मुख्तलिफ रिसेप्शन बने हुए हैं, आप जाके अपना मोबाइल दिखाएंगे ना कि ये मुझे मैसेज आया, मुझे यहाँ जाना है, तो वो आपको बता देंगे, अरबी में या इंग्लिश में आपको बता देंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी ना बात, तो वो किसी को बुला के आपकी हेल्प करवा देंगे, क्योंकि इंडियन ख़वातीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्सिस की जॉब करती हैं, और इंडियन मेल फीमेल नर्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी बहुत कम है। तो वो उनके ज़रिए आपकी हेल्प करवा देंगे। बहुत ज़बरदस्त और कोऑपरेटिव रवैया है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे तरीके से आपको दिखाते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं कि आपने यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे राइट टर्न टर्न करना है। फिर आप सामने देखेंगे कि लिखा हुआ होगा जो ना फला क्लिनिक, तो आप उस क्लिनिक के अंदर जाएंगे, रिसेप्शन पे जाएंगे, अपना ये मोबाइल दिखाएंगे, तो वो आपको जिस डॉक्टर के पास जाना है या जैसे पर्ची निकालनी है, आपको रास्ता वो बता देंगे। बहुत अच्छा तरीक़ेकार है, लेकिन दूर बहुत है। अच्छा, तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद जो है वो, जब मैंने मशीन में से पर्ची निकाली, मुझे पर्ची निकालना नहीं आती थी, तो वहाँ एक रिसेप्शन पे बैठने वाला बंदा, अरबी भाई जो है ना, वो खड़ा हुआ था, वहाँ किसी काम से आया था। तो मैंने उसको कहा प्लीज़ हेल्प मी, और उसने मुझे मेरा आईडी कार्ड लिया, मुझे स्लिप निकाल के दी, उसने मेरी हेल्प की, अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे। और वो दूसरे लोगों की भी हेल्प कर रहा था। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव रवैया है, और बहुत इनका इनकी जो तरबियत हुई है ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। तो अस्पताल तो वेल एंड गुड है, और लोग भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, वो इंडियन था, राजू नाम था उसका। तो मैंने उससे पूछा भाई तेरे को क्या तकलीफ है, तो उसने बताया यार मेरी टांग में प्रॉब्लम है, मैं कि एक रेस्टोरेंट में जो ना शेफ़ हूँ, और रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ की मकामी जो अरबी कम्युनिटी है, उनमें से खातून का वो रेस्टोरेंट है, उसके 2-3 रेस्टोरेंट और भी हैं, और वहाँ पर मेरी जॉब है, मेरी 2000 दरहम सैलरी है, मुझे खाना भी वहीं मिलता है, मेरी रिहाइश भी वहीं है, और मेरा जो है वो 6 घंटे का, 7 घंटे का या 8 घंटे का उसने बताया मेरा काम है। उसके बाद मेरी छुट्टी है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है मुझे, साल में एक छुट्टी मिलती है, 1 महीने की मुल्क जाने के लिए आने जाने का टिकट मिलता है, और जिस महीने की छुट्टी होती है उस महीने की सैलरी भी मिलती है। मैंने पूछा यार हेल्पर, बोला हाँ हेल्पर की 1500 दरहम सैलरी होती है, उसको खाना पीना रिहाइश मिलती है,
और उसको वो सारे बेनिफिट मिलते हैं जो मुझे मिलते हैं। और हमारे जो ना जो ज़मान होता है, हमारा जो जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी होती है। और मुझे गाड़ी यहाँ छोड़ के गई है अस्पताल। गाड़ी मेरी, हमारी होटल की गाड़ी मुझे यहाँ छोड़ के गई है। जब मेरा ये सारा मामला क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे चेकअप हो जाएगा, मेडिसिन ले लूँगा, तो मैं गाड़ी को फ़ोन करूँगा तो वो गाड़ी आके मुझे लेके भी जाएगी। तो ये मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। तो तुम्हारे होटल में बंदों की ज़रूरत है? बोला हाँ यार बंदों की ज़रूरत तो है, लेकिन हर होटल को रेस्टोरेंट को एक मखसूस कोटा मिला हुआ होता है कि भाई इतने बंदे आप रख सकते हो। मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल सा होटल है, उसमें आप 20 बंदे रख सकते हो। अब 20 बंदे में जो है वो अपना काउंटर पर भी 2 बंदे काउंटर पे हो गए, 2-3 शेफ हो गए, 10-12 वेटर्स हो गए, और कुछ सफाई करने वाले हो गए, कोई लाइट वाला हो गया, कोई मुख्तलिफ काम करने वाले लोग हो गए, बर्तन धोने वाले, ये वो फला फला। 20 बंदे उनके पूरे हो गए। अब उनको ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा बंदों के बारे में उसने बताया कि हमें ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है। वो ज़्यादा बंदों की सहूलत भी हम ले सकते हैं। हमको हमारी जो कंपनी है, हमारा जो रेस्टोरेंट है, हमारी जो मैडम है, वो मज़ीद वीज़े निकाल सकती हैं और बंदों को रख सकती है, लेकिन वो वीज़े महंगे मिलेंगे हमें। जो नॉर्मल होटल का वीज़ा है, जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया, गवर्नमेंट ने आपको वीज़े दिए कि भाई आपने लाइसेंस ले लिया, होटल खोल लिया, तो अब आपको एनओसी मिल गई, अब आपको इतने वीज़े आप ले सकते हो 20, और इसका ये रेट है। लेकिन अब इससे ज़्यादा आपको बंदों की ज़रूरत है तो फिर उसका ये रेट है, उसमें इस रेट में आपको वीज़े मिलेंगे। तो और एक चीज़ और भी है, उसने बताया कि अगर हम जो अभी हमें बंदों की ज़रूरत तो है, लेकिन मैडम ये बोल रही थी कि अभी हमको बंदों की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमने ज़्यादा बंदे रखे, 1-2 बंदे, 4 बंदे हमने और रखे, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कानून है कि आप इस मतलूबा कैटेगरी से ज़्यादा बंदे रखोगे तो आपको एक मकामी जो इमारात का कोई अरबी होगा, इमारात का मकामी होगा, वतनी होगा, उसको भी रखना पड़ेगा। इतने बंदों के बाद अगर आप बंदे रखते हो इजाफी, तो उसको भी रखना पड़ेगा, और उसकी जो सैलरी होगी वो 30 से 35 हज़ार दरहम होगी। अब एक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान कहीं का भी बंदा है, उसको अगर आपने शेफ की नौकरी दी है 2000 दरहम, हेल्परी की दी है 1500 दरहम, अगर वो काउंटर पे बैठा हुआ है तो उसकी भी 2000 2500 दरहम, अगर उसको मैनेजर बना दिया है तो 3000 4000 5000 6000 दरहम। पढ़ा लिखा है, इंग्लिश आती है, अरबी आती है, एजुकेटेड है, डिप्लोमा किया हुआ है, मुख्तलिफ कोर्सेज किए हुए हैं, तो 6000 दरहम। लेकिन अगर आप यहाँ मकामी किसी गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक मकामी अरबी को आपको जॉब पे लगाना होगा, रखना होगा अपने पास, तो उसकी 30 से 35 हज़ार दरहम सैलरी, उसने मुझे बताया, राजू ने बोला यार ये इतने ज़्यादा पैसे हैं कि मैडम जो है ना मजीद बंदों को बढ़ा नहीं सकती, हालांकि बंदों की हमें ज़रूरत है। तो उसने मुझे ये बात बताई, मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ये बात, और मुझे सही लगा कि ऐसा है, क्योंकि सऊदीया में भी था ना मैं। तो सऊदीया में जब मैं था तो मैं देख रहा था मोबाइल की दुकानें बंद हो रही हैं, तो जिन मोबाइल वालों के पास हम जाया करते थे वो दुकानें बंद कर रहे थे। हमने बोला भाई क्या हो गया, वो बंगाली की दुकान थी एक। उसने बोला भाई गवर्नमेंट का कानून आया है कि जो भी मोबाइल की दुकान होगी उसमें एक बंदा तो सऊदी होगा, और वो होगा मेन बंदा सऊदी होगा, वो सऊदी ही दुकान खोल सकता है। मेन बंदा जो होगा वो सऊदी होगा, सऊदी दुकान खोल सकता है, गल्ले पे वो बैठेगा, और बाकी उसकी लेबर होगी, वो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन बंदा सऊदी होगा। तो ये दुकानें हमने खोली भी थी, ये पुराना कानून के मुताबिक खोली थी, तो मेन बंदा मैं था, और मैंने बंदे रखे हुए थे काम पे, सऊदी तो एक भी नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट का जो कानून आया है उसके मुताबिक, ये 2016-2017 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें ये है कि अब सऊदी बंदा मेन बंदा होगा, बाकी वो किसी को भी रखे अपने पास। तो अब हमें दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं। तो काफ़ी सारी दुकानें बंद हो गई थी मोबाइल की, और उसके बाद जो मोबाइल की दुकानें खुली थी ना वो बहुत कम खुली थी, और जो भी खुली थी उसमें एक बंदा, जो मेन बंदा था ना, वो सऊदी था, और बाकी जो बंदे थे लेबर थे वो दूसरे थे, गैर मुल्की थे। तो लेकिन दुकानें, जिससे 25-30 दुकानें पहले खुली हुई थी ना, तो फिर 4-5 ही खुली हुई थी बस, बाकी लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया था। तो ये कवानीन निकलते रहते हैं, अरब कंट्रीज में ना मुख्तलिफ कवानीन निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, और इस तरह वो अप्लाई होता रहता है, और वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं, और देना भी चाहिए, हर मुल्क को देना चाहिए, ये तो अच्छा तरीका है। बाकी इसमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि यार जो गैर मुल्की यहाँ आ रहे हैं वो पैसा खर्चा करके आ रहे हैं, लाइसेंस ले रहे हैं, एनओसी ले रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, फिर अचानक उनका कारोबार बंद हो जाए, या उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, या वो परेशानी में, तकलीफ में आ जाए, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, और ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसमें उनको भी सहूलत हो, और वो किसी नुकसान के बगैर आसानी से उस मामले से निकल जाए, कहीं फॉरफिट हो जाए जाके। मेरा मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया,
मुझे बताया गया फलां रूम में चले जाए। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर था इंडियन, डॉक्टर इंडियन था। वो हिंदी उर्दू में बात कर रहा था मुझसे। तो मैंने डॉक्टर को वो पर्चा दिखाया जो पर्चा मुझे मिला था रिसेप्शन से। डॉक्टर के पास पहले ही कंप्यूटर में आ गया था कि भाई आपके पास ये फला फला मरीज आ रहा है, ये इसका नाम है, ये इसका आईडी नंबर है, ये इसकी शहरियत है, ये इसकी कौमियत है, सब कुछ उसमें आ गया था। मैं पहुंचा, डॉक्टर ने फ़ौरन कंप्यूटर में मेरी पूरी फाइल खोल ली। फाइल खोल के डॉक्टर ने मुझे कहा आपको इतना अरसा पहले स्ट्रोक हुआ था। हाँ भाई हुआ था। आपकी मेडिसिन चल रही है। हाँ भाई चल रही है। आपके फला फला टेस्ट हो चुके हैं। हाँ भाई हो चुके हैं। आपका शुगर लेवल अब नॉर्मल है। हाँ भाई नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल है। हाँ भाई। अच्छा आप क्यों आए हैं? आप क्या तकलीफ है आपको बताइए। मैंने कहा मुझे यहाँ पर ना दिल के पास ना दर्द होता है। अच्छा आपको दर्द होता है? उसने कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे देखा, फिर बोला वो आपको याद है आपके एंडोस्कोपी हुई थी, आपके मुंह में वो कैमरा डाला था उन्होंने, वो ऐसे करके किया था। मतलब हाँ मुझे याद है। बोला वो जो डाला था उन्होंने, वो जो चेक किया था, वो जो देखा था, आपका दिल बिल्कुल ठीक है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप ठीक हो बिल्कुल। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब वो 1.5 साल पौने 2 साल पुरानी बात है जब उन्होंने मेरी एंडोस्कोपी की थी। अब 1.5 साल में या पौने 2 साल में या 1.5 साल में क्या मुझे कोई तकलीफ नहीं हो सकती? बोला नहीं इतनी जल्दी तकलीफ नहीं होती, इतनी जल्दी तकलीफ नहीं होती। तो मैंने कहा यार आप कैसे डॉक्टर हो यार, तकलीफ तो कभी भी कैसे भी हो सकती है। इस 1.5 साल में मैंने वर्जिशें की है नहीं की है, वॉक की है नहीं की है, मैंने मुरगन ग़िज़ाएँ खाई हैं, मैंने कैसा खाना खाया है, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैंने ज़्यादा सिगरेटें पी हैं, या मैंने मैंने एहतियात नहीं की। तो उस 1.5 साल में मुझे तो कोई भी तकलीफ हो सकती है, कुछ भी मसला हो सकता है। अब मैं जो आया हूँ बहुत दूर से आया हूँ, 2 बसें बदल कर आया हूँ, 5.5 घंटे का मैंने सफ़र किया है, 80-85 दिरहम मैंने खर्च किए हैं, और मैं यहाँ पहुँचा हूँ आपके पास, और आपने मुझे तो टच भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, और आपने मुझे ये बोल दिया कि आप ठीक हो। तो अब मैंने कहा यार ये बात तो गलत है आपकी। आपको देखना चाहिए, एक बंदा इतनी दूर से आया है, वो बता रहा है कि मेरे दर्द है, मुझे पेन है, मुझे तकलीफ है। आपने देख लिया इसके कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, कौन कौन सी मेडिसिन खा रहा है ये, अब ये बता रहा है कि इसको ये तकलीफ है। तो आपको तो इस तकलीफ के बारे में देखना चाहिए कि यार इसकी तकलीफ ये क्यों है, मैं कौन से टेस्ट इसको लिख के दूँ, मैं क्या ऐसा करूँ इसके लिए कि अब ये पता चल जाए कि ये तकलीफ क्यों है। ये दिल की तकलीफ है, गैस की तकलीफ है, वर्जिश करता है तो पट्टों के खिंचाव की तकलीफ है, किस चीज़ की तकलीफ है। आप तो डॉक्टर हो, आपको तो ये देखना चाहिए, आपको तो पता करना चाहिए। आप कैसे डॉक्टर हो? डॉक्टर ने मेरी इतनी सारी बातें सुनी तो मेरी शक्ल देख रहा है वो, यार ये तो बोलने वाला बंदा है। अच्छा तो अब आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास आया हूँ और मैं डॉक्टर को अपनी तकलीफ बता रहा हूँ। डॉक्टर को चाहिए कि वो बताए कि अब क्या करना चाहिए, या मैं बताऊं कि क्या करना चाहिए, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है हम आपकी एंजियोग्राफी कराते हैं। मुझे लिख के दे दी एंजियोग्राफी, दिल की पट्टी, दिल की पट्टी अस्पताल जाते दिल की पट्टी निकलवा, दिल की पट्टी निकलवाई। वो भी एक प्रोसीजर था। दिल की पट्टी निकालने वाले रूम में गया, वहाँ पे खातून ने कहा कि आप जो ना वो बाहर जाएं रिसेप्शन पे, और वहाँ जाके पैसे पे करके आएँ। ये मैं पर्ची दे रही हूँ आपको, ये पर्ची दिखाएं, वहाँ पर पैसे पे करके आएँ। अब मैं पैसे पे करने गया बाहर, तो उन्होंने कहा नीचे जाए, नीचे जाके एक काउंटर है, कैशियर काउंटर, वहाँ जाके पैसे दे के आएँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ पहले से ही एक बंदा बैठा हुआ था, एक बंदा खड़ा हुआ था। वो बंदा जो बैठा हुआ था वो फारिग हुआ, फिर जो खड़ा हुआ था वो बैठ गया, फिर आधे घंटे में वो फारिग हुआ। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैंने उसको पर्ची दिखाई, फिर उसने मुझसे 10 दिरहम लिए, फिर मुझे एक स्लिप दी उसने। फिर मैं लेके ऊपर गया, तो जिस रूम के अंदर वो ईसीजी होनी थी, उस रूम में पहले से एक बंदा बैठा हुआ था। उसने आधा घंटा लगा दिया, वो मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। मकसद ये वेटिंग सिस्टम जो है ना ये बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद बहरहाल मेरी ईसीजी हुई, वो लेके मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, तो डॉक्टर ने कहा आपकी ईसीजी तो नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई मसला नहीं है, आप ठीक हो। मैं तो बोल रहा था आपको आप ठीक हो। मैंने बोला अगर आप बोल रहे हो कि मैं ठीक हूँ, मेरी ये दिल की पट्टियाँ निकली हैं ये भी बिल्कुल ठीक है, तो मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं मजनून हूँ, मैं क्या हूँ जो मैं इतनी दूर से 2 बसें बदल के आया हूँ यहाँ पर, मैं क्यों आया हूँ? मैं तो मुतमईन नहीं हो रहा आपकी बात से, और मैं तो हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है उसके पास जा रहा हूँ, और मैं तो आपकी शिकायत करूँगा। तो उसने कहा अच्छा ठहरो, मैं आपको जो ना एक टेस्ट लिख देता हूँ। वो टेस्ट होता है, वो मशीन के ऊपर भागने का टेस्ट होता है, दौड़ने का। मशीन पे खड़े होकर आपको दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आपके इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, तार वार लगाए जाते हैं, उससे पता चल जाता है आपका
भागने में दौड़ने में दिल सही काम कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा, तो उससे पता चल जाता है। मैंने बोला इसके अलावा भी तो टेस्ट होते हैं, एक ईको का टेस्ट होता है जिससे दिल पता चलता है दिल के सारे जो बॉल हैं, चारों बॉल वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दिल में से जो खून दिल एक पंपिंग स्टेशन है, खून पंप करता है, तो जो खून पंप करके दिमाग में जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर भेज रहा है वो ठीक तरीके से भेज रहा है या ठीक तरीके से नहीं भेज रहा, उसको किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई ऐसा टेस्ट मुझे बताएं। बोला ऐसा कौन सा टेस्ट होता है? डॉक्टर मुझे बोल रहा है ऐसा कौन सा टेस्ट होता है? दिल तो चाह रहा था कि डॉक्टर में दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरियां बहुत हैं। बहरहाल वो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा शक है। मैं बताता हूँ आपको, मैं इससे पहले एक मरतबा गया था अलेन हॉस्पिटल। तो मुझे ना दिमाग में कोई मसला था, मैं काम करता था तो मुझे झटका लगता था, खाना पका रहा हूँ झटका लगता था, बर्तन धो रहा हूँ झटका, चल रहा हूँ झटका लगता था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना एक सेकंड के लिए लाइट बंद करके खोली है। मेरी लाइट बंद हो जाती थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था, अंधेरा घुप हो जाता था, एक झटका सा लगता था मुझे। तो मेरे को शक हुआ कि मेरे दिमाग में खून जो है ना सही तरह पहुंच नहीं रहा। दिल जो है वो खून पहुंचाता है ना, तो वो दिमाग में सही तरह पहुंच नहीं रहा, और मुझे ऐसे झटका लगता है। तो मेरा खून की कोई नस है ना, कोई डैमेज है, कोई ब्लॉक है, क्लाउड उसमें फंसा हुआ, कोई उसमें चर्बी वर्बी आ गई है कहीं ना कहीं। तो मैं जब वहाँ अलेन हॉस्पिटल गया तो वहाँ एक अरबी डॉक्टरनी थी, उसको मैंने बताई सारी बात। उसने भी मुझे चेक नहीं किया, उसने मुझे चेक नहीं किया, उसने मेरी रिपोर्टें वोटें देखी कंप्यूटर में और बोला इनते ओके, इनते तमाम, तो ओके है तो ठीक है, तेरे को कोई मसला नहीं है। तो मैं उसके भी गले में आ गया। मैंने कहा मैं इतनी दूर से जो आया हूँ तो मुझे तकलीफ है तो मैं आया हूँ ना। फिर मैंने ट्रांसलेटर बुलवाया, उसने ट्रांसलेटर बुलवा के फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, मुझे तकलीफ है, जब तो मैं आया हूँ ना, बगैर तकलीफ के तो कोई नहीं आता, मैं पागल तो नहीं हूँ। और ये डॉक्टर ने तो मुझे चेक ही नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी धड़की, दिल की धड़कन चेक नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और डायरेक्ट मुझे बोल दिया कि ना तेरे को कोई मसला नहीं है। मैंने बोला इसको ऊपर से वही आती है क्या कि मरीज आके बैठेगा और ये बता देगी इसको कुछ भी नहीं है मरीज को? तो मरीज पागल है जो आया है इतनी दूर से। तो वो ट्रांसलेटर ने उसको बताया, मैंने बोला इसको ये बताओ मैं यहाँ से उठ के जाऊँगा नहीं जब तक तू मेरा मसला हल नहीं करेगी। मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे तकलीफ है, मेरे साथ मसला है, मुझे झटके लगते हैं, इसका एमआरआई कराओ दिमाग का। मैंने बोला अगर नहीं कराओगे तो मैं जो ना इधर श्रुति को बुलाऊंगा, पुलिस बुलाऊंगा, यहाँ पर मेरे साथ ये हो रहा है। बहरहाल उसने जो है वो डॉक्टर ने दिमाग का एमआरआई लिख के दे दिया। बाद में वो मैंने एमआरआई करवाया, वो ओके आया। उसमें कोई मसला था, कोई कोई आयरन की कमी थी, अल्लाह जाने क्या मसला था। कुछ मेडिसिन मुझे लिख के दी, कुछ चक्कर की मेडिसिन भी लिख के दी, वो मैंने कुछ दिन खाई तो मेरी तबीयत सेट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी परसों जो मैं गया था, मकसद मैं गया हूँ 28 तारीख को, आज 31 है। तो मैं जो 28 तारीख को अस्पताल गया हूँ, तवाम में गया हूँ, पहले अलेन में गया था, अभी तवाम में गया हूँ। और ये जो डॉक्टर, जो इंडियन डॉक्टर है, सिद्दीकी विद्दीकी ऐसी कोई नाम है तो उसने जो मेरे साथ बातें की और जो उस अरबी डॉक्टर ने मेरे साथ बातें की थी, उन सब को मैंने दिमाग में एनालाइज किया और मैंने सोचा कि यार ये चल क्या रहा है, गेम क्या चल रहा है। पाकिस्तान में क्या गेम चलता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको देखेगा, चेक करेगा और आपको मेडिसिन लिख के देगा। अब आपको तो पता ही नहीं है कि मेडिसिन किस चीज़ की लिख के दी है डॉक्टर ने, आप मेडिसिन ले रहे हो, खा रहे हो। डॉक्टर के पास मेडिकल रेप वाले आते हैं, वो डॉक्टर को ऑफर मारते हैं, आपको यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, घर में एसी लगा देंगे, आपको कार दिला देंगे, आपको ये, आप इतनी सेल करवा दोगे इतना परसेंट आपको मिलेगा। आप बताओगे ना डॉक्टर के पास जाके कि मेरे दिल में दर्द है, आपको पेट की दवाई दे देगा, घुटनों की दवाई दे देगा। बस वो कंपनी की दवाइयाँ बेच रहा बैठ के, वो कंपनी की दवाइयाँ बेच रहा बैठ के, और कंपनी कमा रही है। और आप जियो या मरो, आपको फायदा हो या नहीं हो, डॉक्टरों को कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में डॉक्टर माफिया है, डॉक्टर डाकू बने हुए हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% ऐसा है, नहीं नहीं, 90% है। 10% फिर भी अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, जो इन बातों को समझते हैं, वो माफिया के अंदर नहीं है। वो अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से देखते हैं, और खुदा का खौफ उनके अंदर है, और वो अच्छे तरीके से देख के और बेहतर मेडिसिन वो देते हैं, अच्छी मेडिसिन देते हैं। और ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जो इंसान को लगती भी है, फ़ायदा भी होता है। एक डॉक्टर जो बच्चों का है, मैं अपने बच्चों को उनके पास लेके जाता था, ये न्यू टाउन के अंदर डॉक्टर निज़ाम है, बुजुर्ग आदमी है, छोटे कद का है, दाढ़ी है सफ़ेद उसकी, है तो थोड़ा खड़ूस, लेकिन डॉक्टर अच्छा है वो। और उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, नॉर्मली फ़ीस जैसे उस टाइम तो 100 150 फ़ीस होती थी डॉक्टर इकराम की, लेकिन वो 300 लेता था,
क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। 300 रुपये उसकी फीस होती थी, लेकिन दवाई वो 150-200 की देता था। डॉक्टर इकराम जो है वो 100-150 उसकी फीस थी, और वो दवाई 1000, 800, 1500 इतने की दवाई देता था। तो कहाँ कहाँ जाके फ़र्क आ जाता है वो देख लो आप। तो जब ये मैंने देखा कि यार यहाँ पर भी जो ना डॉक्टरों का कोई ना कोई चक्कर है, तो मैंने खुद सोचा, एनालाइज किया दिमाग के अंदर कि क्या चक्कर है। कि जो 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 सेहत वाली कंपनी है, जो हमें हमें जो ना ज़मान देती है, हमें एक सेहत का कार्ड देती है और इंश्योरेंस देती है हमें कि भाई इतने साल में भरो, उसके बाद आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको जैसे मिसाल के तौर पर 100 दरम की मेडिसिन है ना, तो वो 30 दरम में मिल जाएगी। इंश्योरेंस की वजह से आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, इसलिए अगर 300 दरम की मेडिसिन है तो 100 दरम की मिल जाएगी आपको वो मेडिसिन इंश्योरेंस के अंदर। तो ये मेडिसिन लेने का फ़ायदा है। जो डॉक्टर्स की और जो मुख्तलिफ टेस्टों की फ़ीस होती है, उसमें कमी हो जाती है, तकरीबन 70% कमी हो जाती है। तो कहीं पे 100 लग रहे हैं तो आपके 30 लगेंगे या 25 लगेंगे या 20 लगेंगे, इतना ही फ़र्क आता है। आधे से भी ज़्यादा फ़र्क आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कंपनी है, सिहा इसका नाम है, और ये कंपनी जो डॉक्टर्स इसने बिठाए हुए हैं, या हम क्योंकि इंश्योरेंस के थ्रू उन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर नी ने मुझे बोला था और डॉक्टर ने मुझे अब बोला, दोनों ने एक ही बात बोली थी कि आप ठीक हो। मैं तकलीफ में गया हूँ, 2 बसें बदल के गया हूँ, 80-85 दरम खर्च करके गया हूँ, लेकिन वो मुझे बोल रहे हैं कि आप ठीक हो, बिना चेक किए, बिना चेकअप किए। सिर्फ मेरी साल 1.5 साल, पौने 2 साल पुरानी मेडिकल की हिस्ट्री निकाली, उसको इन्होंने पढ़ा और पढ़ के बोल रहे हैं कि आप ठीक हो। ये गलत तरीका है। आप मरीज को देखो, उसको चेक करो, उसकी बात को सुनो, जो वो बोल रहा है उसको समझो। समझने के बाद आप उसका कोई टेस्ट वगैरह लिख के दो, उसके कुछ जो भी टेस्ट हो सकते हैं वो करवाओ, और उसके बाद आप डिसीजन लो कि ये बंदा ठीक है, इसको मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। आप बिना टेस्टों के, बिना चेकअप के, बिना मालूमात किए आप कैसे कह सकते हो बंदे को, आपने टच भी नहीं किया और आप उसको देख रहे हो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री आपने 1.5-2 साल की निकाली और उसको देख के आप बोल रहे हो कि आप ठीक हो। ये डॉक्टर का तरीका गलत है। और उसको मुझे लगता है कंपनी बोलती है कि जो भी मरीज़ आपके पास आए तो उसको बोलो कि आप ठीक हो, ताकि वो मज़ीद टेस्ट वगैरह ना करवाए, ताकि वो मज़ीद मेडिसिन वगैरह ना ले, ताकि कंपनी को फ़ायदा हो कि जो भी इंश्योरेंस भर रहा है कंपनी के अंदर, बस वो भरता रहे और वहाँ से बेनिफिट ना ले। जो मरीज़ होगा वो तो बेनिफिट लेने जाएगा ना, उसने इंश्योरेंस करवाई है ना यार। वो तो जाएगा, वो डॉक्टर को चेकअप कराएगा, दिखाएगा। डॉक्टर को देखना चाहिए। हाँ, एक बात है, जो जहाँ मैं रहता हूँ अलवगन में, अलवकन में मैं रहता हूँ, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, और उसमें जो डॉक्टर हैं, उनमें से जिन पाकिस्तानी डॉक्टर्स के पास मैं जाता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि मेरी ज़बान उर्दू है, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं उनके पास ही जाता हूँ, देखता हूँ वो किस दिन बैठे हुए हैं। जिस दिन वो बैठे हुए होते हैं उसी दिन जाता हूँ। अच्छे से देखते हैं, अच्छे से मेरी बात सुनते हैं, तवज्जो से बात सुनते हैं, बात को समझते हैं, उसके मुताबिक वो मेडिसिन या टेस्ट वगैरह लिख के देते हैं। और मैं डायरेक्ट मेडिसिन खरीदता नहीं हूँ। अभी मैं जो तवाम अस्पताल गया था ना, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे दिल में कोई मसला नहीं है, फिर भी मैं आपको एक मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ जो दिल की मेडिसिन है, और आपका ये जलन की वजह से, मैदे की वजह से, और जो ना यहाँ पे गैस की वजह से या किसी भी वजह से जो दर्द होता है, वो दर्द आपका ठीक हो जाएगा। आपने 14 दिन ये मेडिसिन खानी है। ठीक है भाई। मैं चला गया, मैं चला गया, वो उन्होंने मेरे को पर्चा लिख के दे दिया डॉक्टर ने कि भाई आप ये मेडिसिन ले लेना। और ये 10, 15, 20 दरम की मेडिसिन है, ज़्यादा महंगी नहीं है। मैं जब गया, मैंने जाके उसकी कीमत देखी तो उसकी कीमत है 85 दरम। मुझे इंश्योरेंस में मिलेगी वो 20 दरम की मिल जाएगी। बात तो सही थी डॉक्टर की। लेकिन उसने जो मुझे कैप्सूल मेडिसिन लिख के दिए, वो लिख के दिए मैदे की। दर्द मेरे दिल में है, उसने मेडिसिन लिख के दिए मैदे की। लेकिन ये मेडिसिन की खासियत है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा लेवल की मेडिसिन है। इससे पहले मैं मेडिसिन लेता था ओमियोपराजोल। ओमियोपराजोल फार्मूला मैदे के लिए होता है। आपके सीने में जलन होती है, मैदे में तेजाबियत होती है, आप उसके लिए ओमियोपराजोल लेते हैं, आपका मैदा बेहतर हो जाता है उससे। अच्छा फार्मूला है। ओमियोपराजोल में फार्मूले का नाम बता रहा हूँ, कंपनी कोई भी हो सकती है। जैसे मैं मार्क 20 लेता था, अभी मार्क 40 ले रहा हूँ। तो इन्होंने जो मुझे मेडिसिन लिख के, ऐसे यहाँ पर क्या होता है, कंपनी का नाम लिख के नहीं देते, सिर्फ फार्मूला लिख के देते हैं। इन्होंने नाम लिख के दिया, पेन पेंटोपराजोल, पेंटोपराजोल ओरल। ये इन्होंने मुझे फार्मूला लिख के दिया 40 mg।
टेबलेट, ये डेली खानी है 14 दिन तक, और सुबह खानी है निहार मुँह। तो जब मैंने इसके बारे में, मैंने मेडिसिन खरीदी नहीं, मैं मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने पूछा कौन सी मेडिसिन है, उसने दिखाई, मैंने उस मेडिसिन की फ़ोटो खींची, उसने बोला चाहिए, मैंने अभी नहीं चाहिए, पहले इस पे तहकीक करूँगा, गूगल बाबा से पूछूँगा कि भाई मेडिसिन किस चीज़ की है, क्या काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके बाद समझ में आएगी तो खरीदूँगा, नहीं तो नहीं खरीदूँगा। मैं ऐसे बिला वजह मेडिसिन नहीं खरीदता हूँ। मैं आया, मैंने गूगल बाबा से पूछा कि मेडिसिन के बारे में, गूगल बाबा ने बताया कि भाई मेडिसिन मैदे के लिए है, लेकिन ये दिल के करीब करीब का जो एरिया है, तो उसमें भी अगर दर्द होता है मैदे की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, तो वो उसको भी कवर करती है, और ये इस प्रॉब्लम को होने नहीं देती है, रोक लेती है। तो मुझे पता चला कि भाई डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी है, दी तो मैदे की है, दर्द मेरे दिल में है, लेकिन ये मैदे की मेडिसिन दी है, लेकिन फिर भी ये मेडिसिन दिल के करीब करीब में जो खिंचाव की वजह से या किसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से दर्द होता है, उसको भी कवर करेगी। तो चलो किसी हद तक ये बेहतर है। दिल की तो एक मेडिसिन मैं पहले से खा रहा हूँ, वो दिल की क्या मेडिसिन है। पाकिस्तान में सर के दर्द के लिए आप डिस्प्रिन खाते हो, वो डिस्प्रिन टेबलेट असल में दिल की टेबलेट है, यहाँ पर उसका नाम है स्प्रिन। और स्प्रिन टेबलेट यहाँ पर मिलती है 10 mg की, जो मैं खाता हूँ, और भी mg की मिलती होगी, मैं 10 mg की खाता हूँ। रोज़ाना एक टेबलेट खानी होती है। वो मेडिसिन क्या करती है, आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देती। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आपका खून अमूमन गाढ़ा होने लग जाता है, तो वो आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देती, पतला रखती है, नॉर्मल रखती है, ताकि खून का जो फ्लो है नसों के अंदर, वेंस के अंदर, वो नॉर्मल रहे। गाढ़ा होगा तो खून को गुजरने में प्रॉब्लम होती है। खून की नसों के अंदर, नालियों में जो ना वो क्लाउड, कुछ चर्बी वगैरह जमा हो जाती है, हमारे मुख्तलिफ खान पान की वजह से। हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो खाना खाते हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, ऑयल ज़्यादा खाते हैं, मसाले वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ। एक तो खुद मैं अपने लिए भी चाह रहा था कि मेरी मेमोरी रह जाएगी यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, और जो लोग भी देखेंगे उनको फ़ायदा होगा, उनको ये सिस्टम समझने में आसानी होगी कि यहाँ पर सिस्टम क्या है, और यहाँ पे तरीक़ेकार क्या है, और यहाँ पर बात किस तरीके से करनी है। यहाँ पर क्या, कहीं भी, आप कहीं भी हो, आपको क्या बात करनी है। जब डॉक्टर आपको देख रहा है और देखते के साथ ही आपकी मेडिकल हिस्ट्री खोल रहा है और आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन आप तो वहाँ तकलीफ़ में आए हो, तो आप डॉक्टर के गले में आ सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि मैं तो पागल नहीं हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि मैं ठीक हूँ, और मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ 2 बसें बदल के, और मैंने पैसे भी खर्चा किए हैं, तो मैं तो तकलीफ़ में आया हूँ। मुझे तकलीफ़ है, मुझे मसला है, जभी तो मैं आया हूँ, और आप बोल रहे हो कि मैं ठीक हूँ। तो ये तो आपका तरीका ठीक नहीं है। तो मैं तो आपकी शिकायत कर सकता हूँ कि डॉक्टर मुझे बगैर चेकअप के, बगैर ट्रीटमेंट के मुझे कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। तो ये डॉक्टर पागल है, ये डॉक्टर बेवकूफ़ है, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, इसकी डिग्री जाली होगी, डॉक्टर को चेक करो। तो अब मैं तो आपके गले, मैं तो ऐसा बंदा हूँ भाई, मैं तो गले में आ जाऊँगा। आप लोग गले में आओ नहीं आओ, लेकिन मैं तो आ जाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ, मेरा वहाँ आने का मकसद है, मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए। यानी कि मेरा चेकअप होना चाहिए, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है उसको सुनना चाहिए, उसको हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि भाई ये मसला किस तरीके से हल होगा, कौन से हमने टेस्ट करवाने हैं। अभी मेरा वो टेस्ट लिख के दिया है, जिसमें मशीन पे दौड़ना पड़ेगा, यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आपके इक्विपमेंट लगेंगे, वो मशीन रीडिंग बताएगी कि भाई भागते हुए, दौड़ते हुए दिल जो पंपिंग स्टेशन है वो सही काम कर रहा है, सही काम नहीं कर रहा, कितने पंप, कितने वाल्व इसके सही काम कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे, वो उसमें पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा भी टेस्ट होता है, उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, जो सेहत के हवाले से होगी, लेकिन चैट जीपीटी से जो ना मैंने हेल्प ली है उसके अंदर। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।